Hello dear students, welcome back on this YouTube channel. This is your Akash Gami and welcome back again. आज हम बाइनोमियल थ्योरम के बारे में जो मार्च अटेम्प्ट में जो क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। डेफिनेटली अगर मैं फैब अटेम्प्ट की बात करूं तो बाइनोमियल थ्योरम के रिलेटेड उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे जितने मार्च अटेम्प्ट में आए थे। मार्च अटेम्प्ट में हर एक शिफ्ट में अप्रोक्सीमेट आप 2 क्वेश्चन काउंट कर सकते हो कि 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आए थे। मतलब कि टोटल 6 शिफ्ट में पेपर हुआ तो 8 to 9 क्वेश्चन जो थे बाइनोमियल थ्योरम के आ चुके हैं इस मार्च अटेम्प्ट है। नाउ फैब अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत कम क्वेश्चन आए थे। अगर ओवरऑल देखें तो 3 या 4 क्वेश्चन ही आए थे सभी शिफ्ट को मिला के। तो इस बार डेफिनेटली बाइनोमियल थ्योरम का थोड़ा वेटेज ज्यादा था और कुछ क्वेश्चन जो थे जो कि एज यूजुअल जो प्रीवियस ईयर की जो पैटर्न है उसी पैटर्न से आ रहे थे बाइनोमियल थ्योरम के। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला क्वेश्चन ये था, क्या क्वेश्चन में इफ n इज अ नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इन दिस एक्सपांशन। हाँ, मतलब कि कुछ एक्सपांशन गिवन है 3⁴ प्लस 5⁴ उसमें n क्या है कि नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इन दिस एक्सपांशन। पहले तो एक बात तो क्लियर होनी चाहिए कि अगर ये एक्सपांशन है तो टोटल टर्म कितने होंगे n+1, मतलब 61 टर्म होंगे टोटल। अगर पावर 60 है तो इसके टोटल टर्म कितने होंगे 61 टर्म। उसमें से इरेशनल टर्म कितने हैं वो निकालना है पहले तो हम पहले इंटरेस्टेड है n की वैल्यू निकालने में। तो यहाँ पे जो गिवन है ना वो कुछ इस तरीके से गिवन है 3⁴ प्लस 5⁴ अब ये एक एक्सपांशन गिवन है, इसमें से आपको पहले तो नंबर ऑफ इरेशनल टर्म निकालने। हम पहले क्या करते हैं, पहले तो इसका जनरल टर्म लिख देते tr+1। इसका जनरल टर्म कितना होगा 60cr ncr 3⁴ माइनस r एंड 5r/8 अगर डायरेक्ट लिखे तो दिस इज नथिंग बट 60cr 3⁻60 माइनस r डिवाइड बाई 4 इंटू 5r/4 सॉरी r/8। अब यहां से हम ट्राई करेंगे कि नंबर ऑफ रेशनल टर्म मिल जाए। तो फॉर रेशनल, क्योंकि हमारे पास टोटल टर्म है कितने हैं, टोटल टर्म 61 है। अगर रेशनल हम ढूंढ लेंगे कितने हैं तो 61 में से अगर रेशनल सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो बाकी सारे कैसे होंगे, बाकी सारे है ना वो इरेशनल टर्म हो सकते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेशनल कब मिलेगा, टर्म रेशनल तभी मिलेगा जब पावर में एक परफेक्ट डिवीजन हो जाए। मतलब कि r/8 है ना वो फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। तो r की जो वैल्यू है ना वो 8 के टर्म में होनी चाहिए। पहले तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो पहली बात है कि जो r की वैल्यू है ना, r क्या है 60cr में पॉसिबल ऑब्जेक्ट है तो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम 60 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो r की जो वैल्यूज है ना, पहले तो एक बात तो फिक्स है कि वो जनाब 0 से लेके 60 के बीच में होती है। अब क्या क्या हो सकता है, तो हम शुरुआत करते हैं कि भाई r 0 हो सकता है। क्या r की वैल्यू 0 हो सकती है, क्या 0 रखने से क्या जो टर्म है वो रेशनल टर्म बन जाता है, तो देख लेते। तो r 0 डालोगे तो 5⁻0 हो जाएगा, मतलब कि बन सकता है रेशनल। यहाँ पे 60/4 हो जाएगा, मतलब कि यस 60/4 भी आप डिवाइड कर सकते हो। मतलब कि अगर r 0 है तो रेशनल टर्म है। तो इन शॉर्ट r है ना वो मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए। r है ना वो 8 का अगर मल्टीपल होगा r तो हर बार वो रेशनल टर्म देगा। क्योंकि यहाँ पे r की जगह पे 8 के रख के अगर आप सोचोगे तो यस 60 माइनस 8 के इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 4। तो मतलब कि यहाँ पे भी ये टर्म भी रेशनल होता है जब r की वैल्यू 8 के मल्टीपल में होगी तब, और ये तो ऑलरेडी रेशनल होगा जब r इक्वल टू 8 के टाइप का कोई इंटीजर होगा तब। सो मतलब कि r की वैल्यू है वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले तो r 0 हो गया, उसके बाद 8 ले सकते यस, 16 ले सकते यस। तो ऐसे 8 के कितने मल्टीपल होंगे, तो लास्ट में अगर आप काउंट करोगे तो शायद 56 आएगा। लास्ट में अगर आप काउंट करोगे तो 8 इंटू 0, 8 इंटू 1, 8 इंटू 2 एंड 8 इंटू 7। ठीक है, तो टोटल टर्म्स कितने हुए यहाँ पे
टोटल रेशनल टर्म कितने हैं? सो रेशनल टर्म हो जाएंगे इसमें 8R, 8 रेशनल टर्म होंगे। सो पहले तो टोटल टर्म कितने थे? टोटल 61। 61 में से अगर 8 रेशनल है तो मतलब कि इरेशनल टर्म कितने होंगे? इरेशनल टर्म तो पहले तो टोटल हमें पता है 61 टर्म होंगे। अगर पावर 60 है तो n+1 टर्म होते हैं उसमें से 8 रेशनल है, मतलब कि टोटल जो है ना वो 53 टर्म होंगे, जो क्या होंगे? इरेशनल टर्म होंगे। अब ये हमारा क्वेश्चन नहीं था कि इरेशनल टर्म्स कितने। अब अगर आप क्वेश्चन को आगे अच्छे से रीड करोगे तो n की वैल्यू मिल गई है 53 है। n-1 इज डिविजिबल बाय व्हाट? तो अगर n 53 है तो n-1 डेफिनेटली 52 होगा। एंड अगर n-1 52 है तो 52 किससे डिविजिबल होता है भाई? 52 होता है 26 से डिविजिबल, मतलब कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नाउ लुक एट द अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो देखने में थोड़ा लेंथी क्वेश्चन लगता है, बट ये है भी आसान क्वेश्चन। नाउ पता ही है आपको बॉक्स ऑफ एक्स क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एन क्या होना चाहिए? इंटीजर नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, उसको पहले हम थोड़ा मॉडिफाई करके अच्छे से लिख देते। 1 - x + x³ इसकी n पावर है, तो उसकी n पावर होगी कितनी? और उसके इक्वल टू गिवन है कि भाई j की वैल्यू 0 से लेके 3n तक डालते जाओ। मतलब कि जब j की वैल्यू 0 लोगे तो क्या मिलेगा? a0 मिलेगा, फिर a1x मिलेगा, फिर a2x² मिलेगा, एंड सो ऑन। लास्ट में क्या मिलेगा? a3n x⁻3n, ऐसा कुछ मिलेगा। लास्ट टर्म a3n x⁻3n जैसा कुछ मिलने वाला है। चलिए ये हमने इसको थोड़ा जनरलाइज करके यहाँ पे लिख दिया है। नाउ उसके बाद देन वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस बिगर एक्सपेंशन। मतलब यहाँ पे पहले तो ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। ये है ना वो A2J सब्सक्रिप्शन में है +1, ठीक है। A2J सेपरेट में +1 नहीं है, A2J +1 है। मतलब कि ये सारे इवन टर्म लेगा और ये सारे डेफिनेटली ऑड टर्म लेगा। तो पहले तो जो हम फाइंड करना चाहते हैं ना, हम क्या फाइंड करना चाहते हैं? हम जो फाइंड करना चाहते हैं वो ये है कि समेशन j रनिंग फ्रॉम 0 to 3n/2 बॉक्स A2J प्लस 4 टाइम्स समेशन j रनिंग फ्रॉम 0 to 3n-1/2 A2J +1, ये निकालना चाहते हैं हम। सो एक्चुअल में अगर आप ये समेशन को हटा दोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। तो ये j की जगह पे 0 डालेंगे तो a0 मिलेगा, 1 डालेंगे तो a2, a4। यानी एक चीज समझ में आ रही है, सारे इवन टर्म है, सारे जो मेन सीरीज है ना हमारी उसमें से सारे इवन टर्म निकालने हैं। +4 टाइम यहां पे सारे ऑड टर्म है, देख लो a1 a3 a5 एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज के है ना, जो और ये सारे इवन टर्म है, ये सारे ऑड टर्म है। हाँ, मतलब कि हमें सम ऑफ इवन टर्म निकालना है एंड सम ऑफ ऑड टर्म निकालना है। उसके लिए आपको पता है क्या करते हैं? अगर सम ऑफ इवन टर्म निकालना है, सम ऑफ ऑड टर्म निकालना है, तो दो चीजें कर सकते हो। तो कंसेप्ट यहाँ पे यही कह रहा है कि आप x की जगह पे जो एक्सप्रेशन है उसमें पहले 1 डालो। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ना 1, उसमें x की जगह पे 1 डाल दो। तो x की जगह पे जब 1 डालोगे तो दोनों साइड 1 डालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ। तो यहाँ पे जब 1 रखने जाओगे x की जगह पे तो ये 1 1 कट हो जाएगा, यहाँ पे 1n आएगा, मतलब कि 1 आएगा। 1n मतलब 1 इक्वल टू उस साइड अब x की जगह पे 1 डाल दिया है तो ऐसा कुछ दिखेगा। x² नहीं आएगा, वहां पे हमने 1 डाल दिया है, सो सिर्फ a2 आएगा प्लस एंड सो ऑन A3n। अब दूसरा x की जगह पे -1 डालो, x की जगह पे -1 डालो। तो x की जगह पे जब -1 डालेंगे तब ये क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड? तो देख लो 1 + 1 -1, मतलब कि अभी भी ये 1 ही हो रहा है। सो इट इज 1 इज इक्वल टू a0। बट x की जगह पे जब -1 डालेंगे ना तो ये जो इवन ऑर्डर इवन टर्म आएंगे, जो
मतलब कि A1 का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा, A3 का कोफिशिएंट नेगेटिव हो जाएगा, मतलब वो सब नेगेटिव आएगा, प्लस माइनस ऐसा चलता जाएगा। ठीक है, और लास्ट में पता नहीं है n क्या है, तो हम ऐसा कर लेते कि भाई -1 समथिंग, वो डिपेंड करेगा कि 3n कैसा है। नाउ ये दो चीजें हैं, अब ये दोनों को अगर मैं ऐड कर लूंगा, हाँ अगर ये दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये बीच वाले जो टर्म चाहिए थे इवन मिल जाएंगे, तो इनको ऐड कर लेते। तो जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा आफ्टर एडिंग? सो इस साइड क्या हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो 2 बन जाएगा, और उस साइड देखो ये दोनों को ऐड करो तो A0 और A0 मतलब 2 टाइम A0 प्लस ये दो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, डेफिनेटली कैंसिल हो जाएंगे। 2 टाइम A2 एंड 2 टाइम A4 एंड सो ऑन। दैट इम्प्लाइज व्हाट कि A0 प्लस A2 प्लस A4 एंड सो ऑन की जगह पे 1 लिख सकता हूं मैं। हाँ मतलब कि ये चीज अगर मिल गई है मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व है। इसकी जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, वो पता चल गया हमें। ठीक है, क्योंकि वो सारे टर्म के इक्वल टू कितना आ रहा है 1। अब अगर आप अच्छे से देखोगे कि ये सभी टर्म की जगह पे आप 1 डाल दोगे, A0 है A4 है, सारे इवन टर्म 1 है एंड टोटल सम भी 1 है, मतलब कि सारे ऑड टर्म का जो सम होगा वो डेफिनेटली 0 होना चाहिए। बात क्लियर है? सारे इवन टर्म का सम अगर 1 है एंड टोटल सम 1 है, मतलब कि सारे जो ऑड टर्म है उनको अगर मिला दोगे तो मतलब कि 0 होना होगा वो। तो टोटल अगर ओवरऑल आंसर की बात करें तो यहाँ पे कितना आया, 1 + 4 0। आपका आंसर आना चाहिए 1 + 4 × 0, मतलब आंसर आएगा 1। सो दैट्स वाई यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, तो उन्होंने बॉक्स फंक्शन गिवन था बट उसकी उतनी ज्यादा यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं हो रही बॉक्स फंक्शन यूज करने का, तो वो चीजें थोड़ी बहुत कंफ्यूज करने के लिए आपको गिवन है। नाउ लुक एट अनदर क्वेश्चन। द वैल्यू ऑफ, तो कुछ एक्सप्रेशन गिवन है उसके इक्वल टू क्या होगा। मतलब कि पहले तो ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको वो क्या फॉर्म करेगा वो लिख लो। r = 0 से 6c r इंटू 6c 6 - r। अगर r की जगह पे 0 डालोगे, हर एक वैल्यू डालते जाओ, r की जगह पे 0 डालोगे तो 6c 0 इंटू 6c 6, r की जगह पे 1 डालो 6c 1 इंटू 6c 5 प्लस 6c2 इंटू 6c4, और ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलता जाओगे तो 6c6 आएगा लास्ट में एंड वहां पे 6c0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पैटर्न बन रही है। पैटर्न ये है कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 6 है, मतलब कि टोटल सम 1 है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 5 है, टोटल सम अभी भी 6 है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, टोटल टर्म 6 सम 6 है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0, मतलब कि यस अगर 6c r में अगर एक वैल्यू कम होती, एक वैल्यू इंक्रीज होती जा रही तो उसके सामने दूसरी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही विद द सेम प्रपोर्शनल। मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी के तो कोफिशिएंट बनेंगे ही, यही बात होती है। जब भी r की वैल्यू का सम अगर इक्वल आता है हर एक, किसी ना किसी एक के कोफिशिएंट है, अब वो आपको ढूंढना है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व, किसी ना किसी एक के कोफिशिएंट पक्का ये बनेंगे, वो अगर आपने ढूंढ लिया तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब पहली चीज है यहाँ पे 6 से स्टार्ट कर रहे हो ना, जनरली एनसीआर होता है, मतलब यहाँ पे 6CR है, तो एक बात तो पक्की है कि जो पावर होगी वो 6 ही होगी भाई, पावर 6 होगी क्योंकि 6 टर्म है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि आगे कोई 2 या 3 या -1 ऐसा कुछ मल्टीपल में है नहीं, मतलब कि डेफिनेटली आप चाहोगे 1 + x⁻⁶ का एक्सपेंशन। एंड दूसरा अगर मैं वापस से 1 + x⁻⁶ को मल्टीप्लाई करूं तो ये एक्चुअल में होता कितना है देखते हैं। 1 + x⁻⁶ कितना होता है, 6c0, पहला टर्म तो यही आएगा, ठीक है, प्लस 6c1x प्लस 6c2x², और ऐसे ही कंटिन्यूअसली 6c6x⁻⁶। ओके, सो इतनी वैल्यू मिलेगी। इनटू मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में सेम सीरीज के साथ, सेम बाइनोमियल एक्सपेंशन के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 6c0
6c1x plus 6c2x square and so on 6c6x raised to 6। अब यहाँ पे ये जो आपको चाहिए ना, ये जो नीड है आपकी, वो कैसे मिलेगा भाई? तो वो ऐसे मिलेगा जब इसको आप लास्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो चीजें समझ में आ रही है कैसे मिलेगा? अब इसमें देखो बहुत सारे, अगर ये इस यहाँ पे 7 नंबर है, यहाँ पे भी 7 नंबर है, तो कितने टर्म होंगे? टोटल 49 टर्म होंगे। अगर यहाँ पे 6 है, 7 है और यहाँ पे भी 7 टर्म्स है, तो टोटल टर्म 49 में होंगे। उन 49 टर्म में से हमें ऐसे ऐसे टर्म निकालने हैं जहां पे ये चीजें आती हो। मतलब कि कैसे मिलेगा? जैसे कि ये पहला टर्म है 6c0 और इसके साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा 6c0 और x रेस्ट इंटू 6c6 और x रेस्ट टू 6 प्लस, अब इसका सेकंड लास्ट के साथ जब मल्टीप्लाई करूंगा तब मिलेगा 6c1 इंटू 6c5। बट उस टाइम में यहाँ पे x की पावर 1 है और इसके आगे वाले टर्म में x की पावर 5 होगी, मतलब ये x रेस्ट टू 6 बना देगा। एंड सो ऑन, लास्ट में कहीं ना कहीं इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन भी आएगा, 6c6 इंटू 6c0 x रेस टू 6। तो ऐसे ये 7 टर्म हुए, ठीक है। बाकी बहुत सारे टर्म होंगे यहाँ पे, बाकी बहुत सारे होंगे, ये 7 हुए, ठीक है। बाकी 42 ऐसे अलग टर्म होंगे, बट उससे हमें मतलब नहीं है। तो आप देख सकते हो कि आपको जो नीड है ना, वो एक्चुअल में x रेस टू 6 का कोफिशिएंट है। अगर इन सब में से x रेस टू 6 का मैं कोफिशिएंट निकाल लो और दोनों साइड कंपेयर कर लूं, इस साइड अब क्या उनका देखो, x प्लस एक्स रेस टू 12 हो जाएगा। तो यहां से ऐसा मिला ना, 1 प्लस एक्स रेस टू 12 में जो कोफिशिएंट ऑफ x रेस टू 6 है, कोफिशिएंट ऑफ x रेस टू 6 है, वो ही आपका आंसर होगा, वही आंसर होगा। क्योंकि उस साइड से निकालना क्या चाहते हो आप? निकालना वही चाहते हो ना कि x रेस टू 6 का कोफिशिएंट। और दोनों साइड अगर इक्वालिटी है बीच में, तो दोनों साइड x रेस टू 6 का कोफिशिएंट इक्वल आना चाहिए। मतलब सिंपल है कि अब देखो 1 प्लस एक्स रेस टू 12 है, x रेस टू 6 का कोफिशिएंट कितना होगा? सिंपल 12 से 6, ये आपका आंसर है। और 12 से 6 की अगर वैल्यू निकालने चाहो तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल तो वैसे भी कट होगा, और डिवाइड में 6 फैक्टोरियल आएगा, मतलब कि 6 5 4 3 2 1। जो टर्म कैंसिल होते वो कैंसिल कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। पहले तो 6 एंड 2, ये 12 के साथ कट होगा, ये 5 से ये 2 जाएगा यहाँ पे, और ये 2 से यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 से ये 4 कट होगा, और 3 से ये 3 कट होगा। मतलब कि अब ये जो टर्म दिख रहे हो उनका अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा 924, 924 इज योर आंसर। मतलब कि सिंपल चीज है, कंसेप्ट भी कुछ ज्यादा नहीं यूज होना, आपको थोड़ा रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नाउ वी आर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द क्वेश्चन, लेट द कोफिशिएंट ऑफ थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म। यहाँ पे कोफिशिएंट पे ध्यान दीजिए, टर्म नहीं गिवन है, बच्चे गलती यहाँ पे कर लेते, ठीक है। कई बार ये टर्म यूज करते हैं, यहाँ पे कोफिशिएंट क्लियरली लिखा है, कोफिशिएंट मतलब x नहीं आना चाहिए, उसमें x का मल्टीपल आना चाहिए। इन दिस एक्सपांशन, सही है, इन द रेशियो गिवन है, देन द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस एक्सपांशन इज इक्वल टू व्हाट। और यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट आंसर आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे शायद नहीं आता इस क्वेश्चन में, सो अप्रोप्रिएट आंसर लिखना पड़ेगा, वहां पे आपको नोट करके भी लिखा था एग्जाम में। नाउ जिसका टर्म निकालना चाहते वो लिखते, तो x प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर रेज टू n, इसका पहले तो, और गिवन क्या है? गिवन हमें ये गिवन है कि थर्ड टर्म का रेशियो, फोर्थ टर्म का रेशियो, थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म का जो रेशियो है, सॉरी अब वापस से यहाँ पे देखो टर्म, ये कोफिशिएंट का रेशियो है, कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 12:8:3, ये गिवन है। एंड वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द टर्म्स इंडिपेंडेंट ऑफ x। अब इंडिपेंडेंट ऑफ x में कंसेप्ट क्या लगता था? x की 0 पावर,
जो जनरल टर्म आएगा उसमें x की 0 पावर होगी, वो ही r के लिए टर्म इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा। तो इसका पहले जनरल टर्म लिखते tr+1। तो जनरल टर्म होगा कितना, n cr, अभी n की वैल्यू भी नहीं पता, r की वैल्यू भी नहीं पता, x रेज टू n माइनस r, a रेज टू r, x रेज टू 2r। तो अगर यहां से निकालने जाए तो n cr a रेज टू r और x की पावर हो जाएगी n माइनस 3r। सो दिस इज योर जनरल टर्म। ये हमें जनरल टर्म मिल चुका है। अब इसका यूज करके हम कहीं ना कहीं थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट निकालना चाहेंगे। सो यहाँ पे आपको जो क्या रेशियो कितना गिवन है कि थर्ड टर्म के कोएफिशिएंट का रेशियो, अब थर्ड टर्म चाहिए। अब एक्चुअल में थर्ड टर्म होगा कितना, थर्ड टर्म के लिए पहले तो आर कितना रखोगे, आर पहले तो 2 रखोगे तब जाके t3 मिलेगा। तो nc2 a रेज टू 2 x रेज टू n माइनस 6, r की जगह पे जब 3 डालोगे तब t4 मिलेगा। सो nc3 a क्यूब x रेज टू n माइनस 9 एंड r की जगह पे जब 4 डालोगे तब t5 मिलेगा। जनरल टर्म की बात हो रही है, मतलब कि r की जगह पे 4 डाल दो, मतलब nc4 a रेज टू 4 इंटू एक्स रेज टू n माइनस 12। मतलब ये 3 टर्म मिल चुके हैं। अब इसको बोलेंगे हम थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट, ये फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट है, ये फिफ्थ टर्म का कोएफिशिएंट है। तो पहले तो थर्ड टर्म का कोएफिशिएंट अपॉन फोर्थ टर्म का कोएफिशिएंट लेते, सो दैट मीन्स nc2 अपॉन nc3, यहाँ पे है a स्क्वायर और यहाँ पे है a क्यूब, इक्वल टू कितना गिवन है 12 अपॉन 8। ठीक है, सो ये जनरली हो जाएगा 4 3, ये 4 2, 4 4 कट कर दो, 3/2 है। यहां से आप देख सकते हो कि a की वैल्यू भी कट हो जाएगी। अब nc2 कितना रह गया, nc2 होता है n फैक्टोरियल, n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल इनटू nc3, nc3 होगा n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन ए तो है ही वहां पे, इक्वल टू 3/2। सो यहाँ से सिंप्लीफाई करते पहले तो ये कट हो जाएगा, n यहाँ पे रहेगा 1 अपॉन n माइनस 2, छोटा बड़ा नंबर है तो उसको ब्रेक करके हम n माइनस 3 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ n माइनस 2 आएगा, n माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल है, ऊपर रहेगा 3 अपॉन a इक्वल टू 3/2। अभी भी 3 3 कट हो जाएगा। आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करके 2 इक्वल टू लिख सकते हो a इंटू n माइनस 2। तो अभी इसको यहाँ तक रखते, नेक्स्ट एक और इक्वेशन भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और गिवन है कि भाई फोर्थ टर्म का रेशियो एंड फिफ्थ टर्म का रेशियो कितना गिवन है। फोर्थ टर्म कितना होगा ऑलरेडी निकाल चुके हम। फोर्थ टर्म इसका होगा उसके कोएफिशिएंट nc3 a क्यूब, nc3 a क्यूब, ये फोर्थ टर्म है। फिफ्थ टर्म कितना होगा nc4 a रेज टू 4, nc4 a रेज टू 4, और ये जो है ना जनाब रेशियो गिवन है हमें 8 रेज टू 3, मतलब कि 8/3। सिंप्लीफाई करते ऊपर आएगा n फैक्टोरियल, नीचे बनेगा 3 फैक्टोरियल, n माइनस 3 फैक्टोरियल, सिंपल है, इनटू यहाँ पे n फैक्टोरियल, ऊपर जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन a इक्वल टू 8/3। n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल कट हो सकता है, यहाँ पे एक 3 फैक्टोरियल भी जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ 4 रहेगा, और 4 से यहाँ पे 2 को कट कर डालो। बड़ा नंबर है n माइनस 3 n माइनस 4 में से n माइनस 3, उसको ब्रेक करेंगे, उसको जब ब्रेक करेंगे तो n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ रहेगा n माइनस 3, वहां पे रहेगा 1 अपॉन a इक्वल टू 2 अपॉन 3 रहेगा। सो दैट्स इट। तो यहाँ पे क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लो, 3 इक्वल टू 2 टाइम n माइनस 3 इंटू a। नाउ यहाँ से कुछ भी करके आपको a की वैल्यूज पहले तो, हाँ दोनों साइड a को कंपेयर कर लो। यहाँ से a मिलेगा 2 अपॉन n माइनस 2, और यहाँ से हमें a मिलेगा
3/2n-3। हाँ, मतलब कि यहाँ पे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसका। फर्दर सॉल्यूशन करके n की वैल्यू निकालते हो, उसके बाद a की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। तो 2/n-2 इज इक्वल टू 3/2 टाइम n-3। तो ये 4n-12 बनाएगा इक्वल टू 3n-6 बनेगा। सो 3n को डेफिनेटली इस साइड लाएंगे तो n रहेगा, 12 उस साइड चला जाएगा तो 6। हाँ, n की वैल्यू मिल गई है 6। नाउ अगर n 6 है तो n की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे ये a में, तो a कितना मिलेगा सोच लो। n 6 है तो 6 - 2 4, 2/4 यानी a मिलेगा 1/2। सो n मिल चुका है 6, a मिल चुका है 1/2। नाउ अब हम निकालते हैं इंडिपेंडेंट टर्म, मतलब कि अब जनरल टर्म थोड़ा मॉडिफाई होके अच्छा दिखेगा आपको। n की वैल्यू मिल गई 6cr, a की वैल्यू कितनी मिली है देख सकते हो आप, सॉरी 1/2। सो 1/2 रेज टू r, x रेज टू 6 - 3r। अब अगर इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए तो क्या था रूल कि x की पावर 0 बननी चाहिए। तो x की पावर कौन से r के लिए 0 बनेगा, मतलब कि जहां पे 6 - 3r 0 होगा वहां पे टर्म इंडिपेंडेंट होगा, मतलब कि r जब 2 होगा तब टर्म इंडिपेंडेंट होगा। अब r की वैल्यू 2, मतलब 6c2 1/2 रेज टू r। दिस इज योर आंसर। दिस इज टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x। 6c2 का आंसर आ सकता है 6 फैक्टोरियल, मतलब 6 × 5, 4 फैक्टोरियल कट हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल लगा देते हैं यहाँ पे, 3 × 1/4 मतलब 15/4 आ रहा है। सो दैट इज नथिंग बट अप्रोक्सीमेशन एज इक्वल टू 4, यू कैन से दैट। ठीक है, क्योंकि वहां पे लिखा था अप्रोप्रिएट आंसर बताना है, सो दैट्स वाई यहाँ पे 4 इज द करेक्ट आंसर। सो ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि यही साल आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ चुके, इसी टाइप रेशियो टाइप के क्वेश्चन, जिसमें 100% की आपको कुछ ना कुछ 2 बार कॉम्बिनेशन यूज करके, यहाँ पे देखो ऑब्वियसली 2 वेरिएबल है, एक n वेरिएबल फॉर्म कर रहा है, एक a भी वेरिएबल है। तो 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन चाहिए, और 2 इक्वेशन जब भी चाहिए तब थोड़ा कैलकुलेशन लेंथी बन जाता है। सो दैट्स इट। ओवरऑल क्वेश्चन बात करें तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था। नाउ वी आर मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द फोर्थ टर्म इन दिस एक्सपांशन इज 4480, देन द वैल्यू ऑफ x इज बिलोंगिंग टू n। कौन सी x की वैल्यू n में बिलोंग करेगी, पहले तो ये क्वेश्चन है। सो यहाँ पे पहले भी लॉग की प्रॉपर्टी शायद थोड़ी बहुत यूज करनी पड़े, ऐसा दिख रहा है हमें। क्या बोला है कि फोर्थ टर्म है ना t4, वो कितना गिवन है 4480। तो जनरल टर्म की अगर मैं बात करूं tr+1 कितना होगा, n की जगह पे 7 cr x रेज टू 7 माइनस r x रेज टू लॉग x टू द बेस 2, उसकी पावर बनेगी जनाब r। अब t4 चाहिए तो r डेफिनेटली 3 रखना पड़ेगा, जब r की वैल्यू 3 डालोगे तब t4 मिलेगा डेफिनेटली। तो डाल लो t4 कितना मिलेगा 7c3 x रेज टू 7 माइनस 3 मतलब कि 4 बनेगा। एंड यहाँ पे x की पावर में आएगा 3 आएगा, यहाँ पे मैं 3 को आगे मल्टीप्लाई कर लेते, लॉग x टू द बेस 2 इक्वल टू 4480। बस इतना करना था। अब आगे इसको सॉल्व करना है, आगे यहाँ पे इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अब इसके सॉल्यूशन में भी कोई उतना लेंदी नहीं है। अब 7c3 का सिंप्लीफिकेशन करो, कितना आता है 7c3। तो जब 7c3 निकालेंगे तो 7 अलग से कर लेते उसका कैलकुलेशन, 7c3 का मतलब 7c3 इज नथिंग बट 7 × 6 × 5 डिवाइड बाई 6, कट हो जाएगा 35 आएगा। तो 35 से डिवाइड कर लो तो x रेज टू 4 प्लस 3 लॉग x टू द बेस 2 इक्वल टू 4480 डिवाइड बाय 35। अब जब 4480 को 35 से डिवाइड करोगे तो कुछ ना कुछ एक डिवीजन, परफेक्ट डिवीजन हो जाएगा x टू द बेस 2, और वो आंसर देगा आपको 128। 128 मतलब 2�7 लिख सकता हूं मैं। अब 2 में क्यों लिखा, क्योंकि बेस 2 है, तो हम एज सुन एज पॉसिबल
टू में सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, अब दोनों साइड लॉग लगा देंगे, दोनों साइड लॉग लगा देंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 4 + 3 log x to the base 2 log x to the base 2 इक्वल टू 7 इंटू लॉग 2 इंटू 2, इसीलिए 2 की पावर में लिखा वहां पे, तो 2 इंटू 2 टू द बेस 2 मतलब वहां पे 1 आएगा। अब फॉर आवर सिंप्लिसिटी यहाँ पे हम इसके इक्वल टू t कंसीडर कर लेते हैं, लेट log x to the base 2 इक्वल टू t ले लो, तो यहाँ पे t लेंगे तो 4 + 3t मिलेगा, जस्ट क्वाड्रेटिक मिलेगा, उसको सॉल्व करना है, एंड t इक्वल टू 7, मतलब कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सो ये बनेगा 4t + 3t² इक्वल टू 7, मतलब 3t² + 4t - 7 इक्वल टू 0। इसके डेफिनेटली दो फैक्टर होंगे, एक होगा t - 1 और दूसरा होगा 3t + 7 इक्वल टू 0। ठीक है, सो दो फैक्टर मिल चुके हैं। यहाँ पे t की वैल्यू मिलेगी पहले तो 1 एंड दूसरी बार जो t की वैल्यू मिलेगी -7/3। एक्चुअल में t क्या था, log x to the base 2 वो 1 है, यहाँ पे log x to the base 2 मतलब -7/3 है। इसको आपको डेफिनेटली इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें बोला है कि x इज बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, सो दैट्स वाई। तो यहाँ पे सिंपल अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो x कितना आएगा भाई, डेफिनेटली 2⁻1 मतलब 2 आएगा, सो दैट्स वाई यहाँ पे जो आंसर है वो ये करेक्ट है। ठीक है, सो दैट्स इट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये डिवीजन वाले क्वेश्चन पहले भी आते थे, रिमाइंडर वाले क्वेश्चन इस बार भी आए। फैब एटम में डेफिनेटली इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया नहीं था रिमाइंडर के रिलेटेड, यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल चुका है एक। और पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन में अप्रोच तो वही यूज करना है जो सिंपल क्वेश्चन में हम करते हैं। पहले तो आप देखो कि 2021 की यहाँ पे हमें क्या बोला है कि 2021 की जो पावर है 3762, उसको मैं 17 से जब डिवाइड करूंगा तो ये रिमाइंडर क्या देगा, दैट इज अ क्वेश्चन। तो पहली बात है कि जो 2021 क्या 17 से डिविजिबल है, मतलब कि डेफिनेटली अगर वो डिविजिबल होगा तो डायरेक्ट रिमाइंडर 0 आ जाएगी। अगर वो नहीं है तो इसके आसपास क्या कोई ऐसा नंबर है जो 17 से डिविजिबल है, यस। मतलब कि आप थोड़ा कैलकुलेशन करोगे तो 2023 जो है ना विच इज डिविजिबल बाई 17, तो उसमें से -2 कर लेते, 3762। अब डेफिनेटली अगर ये 17 से डिविजिबल है तो दिस इज इक्विवेलेंस टू -2 * 3762 and this is also equivalence to 2 * 3762। अब आगे अगर ये इक्विवेलेंस किसके है, हाँ अब मतलब अब देखना पड़ेगा कि भाई अब पहले तो 4 की पावर में लिखते हैं हम, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो 4 की पावर में क्या लिख सकता हूँ, इसकी हाफ हो जाएगी, हाफ कर देंगे तो मतलब 1881 बनाएगा। अब इसमें से मैं एक 4 अलग कर लेता हूँ तो बनेगा 41880। अब दिस इज इक्विवेलेंस एज अ 4 इंटू, अब यहां से स्क्वायर उठा लो मतलब कि ये हाफ हो जाएगी 940, एंड दिस इज आल्सो इक्विवेलेंस टू 4। अब ये अंदर बन गया 16 को लिख डालो 17 - 1/940 एंड आल्सो दिस इज इक्विवेलेंस टू, अब यहाँ पे 17 आ गया मतलब कि बात खत्म, हमें जो 17 ही चाहिए था, तो 4 इंटू -1/940 मतलब कि इट इज इक्विवेलेंस टू 4। सो डेफिनेटली यहाँ पे जो रिमाइंडर लीव करेगा वो कितनी करेगा, 4 करेगा। सो ये अप्रोच इसमें यूज करना था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन दिस पर्टिकुलर एक्सपांशन। तो यहाँ पे अगर आप एक्सपांशन को देखोगे तो बहुत ही डिफरेंट टाइप का गिवन है, मतलब कि ऐसा एक्सपांशन गिवन है कि उसमें से अगर आपको इंडिपेंडेंट टर्म डायरेक्ट निकालना चाहो तो नहीं निकाल पाओगे। तो पहले तो ये जो टर्म गिवन है ना उसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, मतलब कि हिंट कहाँ से मिलेगी, हिंट मिलेगी डिनोमिनेटर से। मतलब कि ऊपर अगर यहां से आप क्लियरली देखो, ऊपर अगर x + 1 है तो हम उसको ऐसा लिख सकते, x⁻⁴ का क्यूब कर लेते एंड उसको मान लेते 1 का क्यूब। डिनोमिनेटर में जो है उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, x⁻⁴ + 1।
माइनस, या अब देखो यहाँ पे x माइनस वन है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ रूट एक्स माइनस वन एंड रूट एक्स प्लस वन। क्यों? क्योंकि अगर आप डिनोमिनेटर में देखोगे तो वहां से रूट एक्स कॉमन निकलता है, तो अंदर एक रूट एक्स माइनस वन रह जाता है, तो ये भी एक अच्छा सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा रेस टू 10। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिर्फ ये आएगा 1/3 प्लस वन, बाकी जो दूसरा आएगा वो तो डिनोमिनेटर आएगा सेम, मतलब कि कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस ऑफ, अब यहां से भी ये दो कट हो गए, ऊपर बनेगा रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स, एंड इनकी जो पावर है वो 10 है, एंड दिस इज इक्विवेलेंस टू एक्स रेस टू 1/3 प्लस वन। अब ये सेपरेट डिवाइड करूंगा तो माइनस वन एंड एक्स रेस टू माइनस 1/2 रेस टू 10। ओके, सो दैट्स इट। तो यहाँ पे देखो ये जो टर्म, जो बड़ा सा वाला टर्म है ना, वो एक बहुत छोटे टर्म में सिंप्लीफाई हो चुका है, रेस टू 10। अब इसका इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, तो पहले इसका हम जनरल टर्म लिखेंगे। तो इसका जनरल टर्म क्या होगा? टी आर प्लस वन। अगर आप जनरल टर्म लिखना चाहते हो तो टी आर प्लस वन क्या होगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, मतलब 10 CR, एक्स की जो पावर है मतलब एक्स रेस टू 10 माइनस आर बाई 3 हो जाएगा, एंड आगे डेफिनेटली माइनस 1 रेस टू आर आएगा, उससे पहले एक्स रेस टू माइनस आर बाई 2 हो जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट 10 CR। एक्स की अगर पावर निकाले तो 10 माइनस आर बाई 3 माइनस आर बाई 2, एंड डेफिनेटली माइनस 1 रेस टू आर तो है ही वहां पे। सो दिस इज नथिंग बट 10 CR, एक्स रेस टू ऊपर 6 LCM ले लो तो क्रॉस में यहाँ पे 20 माइनस 2R माइनस 3R एंड माइनस 1 रेस टू आर। तो ये मिल गया जनरल टर्म टी आर प्लस वन। अब जनरल टर्म में मुझे इंडिपेंडेंट, वापस से वही कंसेप्ट लगा लो, इंडिपेंडेंट टर्म का मतलब ही यही होता है कि कौन से आर के लिए एक्स की पावर 0 हो जाएगी, फॉर विच वैल्यू ऑफ आर एक्स गिव्स द 0 पावर, एंड दैट इज द कंसेप्ट, ओनली कंसेप्ट। तो यहां पे अगर मैं इसके इक्वल टू मैं 0 डाल दूंगा तो क्या होगा कि 20 माइनस 5R बाई 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब कि R की वैल्यू सिंपल 4 आ जाएगी। अब R 4 मिल गया तो मतलब पता चल गया कि कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट है, कौन सा टर्म होगा। अगर R 4 है तो जो टर्म इंडिपेंडेंट होगा ना वो T5 होगा, R प्लस वन। आर की वैल्यू अगर 4 मिल गई है तो फिफ्थ टर्म जो होगा ना वो इंडिपेंडेंट होगा। अब जब आर की वैल्यू इसमें आप 4 डालोगे तो देख लो कोएफिशिएंट कितना मिलता है। तो आर की T5 एक्चुअल में मिलेगा कितना, 10C4 माइनस 1 रेस टू 4, और वहां पे तो इंटू एक्स की पावर 0 होने वाला है। अब ये होगा कितना, 10C4 अगर आप निकालने जाओगे तो मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 फैक्टोरियल अपने आप कट हो जाएगा, 4 3 2 1, दिस इज योर आंसर। मतलब कि ये 4 और 2 8 को कट कर लेगा, यहाँ पे 3 तो 30 इंटू 7 मतलब कि क्या है 210। सो दैट्स इट। तो इसमें जो इंडिपेंडेंट टर्म है यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 210, न्यूमेरिकल टाइप था। ठीक है, सो अगर उसको अच्छी तरह से आप सिंप्लीफाई, देखो डायरेक्ट तो होगा नहीं, डायरेक्ट टर्म मिलेगा भी नहीं, तो पक्का कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। ये हिंट तो आपको एक्सप्रेशन देख के पता चल जानी चाहिए। एंड अगर कुछ ना कुछ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा तो आप डिनोमीटर देखो कि डिनोमीटर कैसे कट हो सकता है। यहाँ पे डिनोमीटर में डेफिनेटली हिंट है क्योंकि एक्स रेस टू 1/3 इंक्लूड है, एंड अगर एक्स रेस टू 1/3 इंक्लूड है तो डेफिनेटली जो न्यूमरेटर में टर्म है उसको एक्स रेस टू 1/3 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड उसको अगर एक्स रेस टू 1/3 में कन्वर्ट करना है तो एक ही चांस है, एक्स रेस टू 1/3 उसका क्यूब कर लो। ठीक है, सो दैट्स इट। और डिनोमीटर यहाँ पे भी है तो वहां पे क्या किया, वहां पे रूट एक्स कॉमन निकाल लिया, तो रूट एक्स के अंदर रूट एक्स माइनस वन रह गया। अब ऊपर जो x माइनस वन है उसको हम लिख सकते हैं रूट एक्स माइनस वन इंटू रूट एक्स प्लस वन, तो इससे भी रूट एक्स माइनस वन कट हो गया और एक बहुत सिंपल टर्म में कन्वर्ट हो गया है। एंड फिर तो पता है जनरल इंडिपेंडेंट टर्म के लिए क्या करते हैं फिर। नाउ वी आर मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। क्या है लेट, आपको कोई बड़ा सा अगेन एक्सप्रेशन गिवन है, 1 प्लस एक्स प्लस 2x का स्क्वायर उसकी 20 पावर,
अब डेफिनेटली देखो ये ऊपर 20 है तो x की हाईएस्ट पावर 40 आने वाली है, क्योंकि अंदर जो है ना वो x की पावर 2 है हाईएस्ट, तो टोटल x रेज टू 40 तक जाएगा, तो x रेज टू 40 तक जाएगा तो 41 कोफिशिएंट मिलेंगे, इसीलिए वहां पे 41 लिखे। देन द वैल्यूज ऑफ a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस a37 तक है। हाँ, मतलब कि उसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने जाते तो पहले तो डेफिनेटली हम x की जगह पे 1 पुट करेंगे दोनों साइड, एंड जब दोनों साइड x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो पहले क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 मतलब 2, 2 प्लस 2 मतलब 4 रेज टू 20, तो 4 रेज टू 20 कितना बनेगा, तो a0 प्लस a1 प्लस a2 एंड सो ऑन a40 बनेगा। अब दूसरी बार x की जगह पे -1 लिख लो दोनों साइड, तो x की जगह पे जब -1 डालोगे तो यहाँ पे मिलेगा 2 रेज टू 20 लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड मिलेगा a0 माइनस a1 प्लस a2 एंड सो ऑन, लास्ट में प्लस आएगा a40, क्योंकि जितने even वाले हैं ना वहां पे आगे प्लस है, बट जो 39 वाला टर्म होगा ना वो माइनस होगा। अब ये दोनों को हम कर लेते सब्ट्रैक्शन। आफ्टर सब्ट्रैक्शन वी विल गेट 4 रेज टू, अब दोनों साइड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इस साइड रहेगा 4 रेज टू 20 माइनस 2 रेज टू 20, उस साइड क्या रहेगा, देखो सब्ट्रैक्शन करोगे तो ये चीजें हाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो मतलब कि ये कैंसल आउट हो जाएंगे, a0 माइनस a0 मतलब 0, a1 माइनस माइनस प्लस a1 मतलब 2 टाइम a1, ठीक है, फिर वैसे ही 2 टाइम a3 और ऐसे ही 2 टाइम a5 और ऐसे ही कंटिन्यूअसली कहाँ तक जाएगा, 2 टाइम a40 सॉरी 39 तक जाएगा, क्योंकि a40 कट हो जाएगा, मतलब 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो 4 रेज टू 20 माइनस 2 रेज टू 20 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू a1 प्लस a3 प्लस a5 एंड सो ऑन, a37 भी आएगा प्लस a39 भी आएगा। ये क्वेश्चन में ट्विस्ट है, मतलब कि यहां तक अगर बोला होता तो आप निकाल लेते, यहां तक नहीं बोला है, उन्होंने भी थोड़ा दिमाग यूज किया है, दिमाग ये यूज किया है वहां पे कि यहाँ पे जो आपको सीरीज दिख रही है ना क्वेश्चन में वो a37 तक ही है, और आपने जो सिंप्लीफाई करके आया ना वो a49 तक है, मतलब कि आपका आंसर तब आ सकता है, आंसर कितना होगा, तो 4 रेज टू 20 माइनस 2 रेज टू 20 डिवाइड बाई 2, ये a जो 39 है ना उसको इस साइड लाना पड़ेगा, सो माइनस a39, तो अब जो रिजल्टिंग सीरीज रहेगी ना वो आपका आंसर होगा ये वाला। मतलब कि अभी भी एक चीज है कि a39 निकालना है आपको। अब a39 कैसे निकालें, अब यहाँ पे उसके लिए मल्टीनोमियल थियरम का यूज करना पड़ेगा। पहले मल्टीनोमियल थियरम एक्चुअल में है क्या वो मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, कि 1 प्लस एक्स है प्लस 2x² है, उसकी 20 पावर है। अब यहाँ पे 3 टर्म दिख रहे हैं आपको, अब 3 टर्म का जब भी जनरल टर्म लिखते हो तो जैसे 2 टर्म का लिखते हो वैसे नहीं लिख सकते, तो वो आता है n फैक्टोरियल, मतलब कि n फैक्टोरियल अपॉन जनरल बात करता हूं r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, और a की पावर आएगी r1, b की पावर आएगी r2 एंड c की पावर आएगी r3, और उसके साथ कंडीशन लगेगी ये जो n है ना वो r1 प्लस r2 प्लस r3 से मिलना चाहिए। दिस इज मल्टीनोमियल थियरम। हमें बाइनोमियल थियरम पता है, बाइनोमियल थियरम का जनरल टर्म लिखना भी आता है NCR x रेज टू n माइनस r एंड y रेज टू r, बट जब भी मल्टीनोमियल थियरम आता है तब आपको वहां पे थोड़ा ब्रेक करके लिखना पड़ेगा 3 टर्म को, मतलब कि यहाँ पे अगर मैं मल्टीनोमियल थियरम का यूज करना चाहता हूँ सो n कितना 20 है, मतलब वो बन जाएगा 20 फैक्टोरियल। अब अभी हमें पावर नहीं पता तो हम उसको r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल में ही रखते। a की जगह पे कितना है 1 रेज टू r1, b की जगह पे कितना है x रेज टू r2 एंड c की जगह पे कितना है 2x² रेज टू r3। मतलब कि अब आपको अगर 49 टर्म निकाल, देखो a39 क्या है, a जो 39 है वो है कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 39 इन
1 प्लस एक्स प्लस 2x² रेज टू 20, यही है। A39 क्या होगा कि कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू 39 इन दिस टर्म। तो ये जो एक्सपांशन है मल्टीनोमियल का, उसमें से x रेज टू 39 का कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। तो x रेज टू 39 का कोफिशिएंट कैसे आएगा? जब यहाँ पे x रेज टू 39 आएगा, तब x रेज टू 39 कब आएगा? सोच लो। तो पहले तो 39 बाई बनाना है x की पावर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x² है, हम R3 की वैल्यू कंसीडर कर लेते कि जनाब R3 की जगह पे हम 19 डाल देंगे। मतलब कि R3 की जगह पे अगर 19 डालोगे तो x रेज टू 38 तक पहुंच गए हो, और R2 1 ले लो, ठीक है। और R1 भी जितना लोगे, 1 या 0 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी 1 है। अब ये होगा 20 फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या आएगा, 20 फैक्टोरियल डिवाइड बाई R1, R1 मतलब 1 फैक्टोरियल, R2 मतलब 1 फैक्टोरियल, ये 19 फैक्टोरियल है। यहाँ पे डेफिनेटली x 1 है, मतलब कि 1 रेज टू x रेज टू R1 मतलब 1, x रेज टू 1 ही आएगा वहां पे, और 2 रेज टू 19, यस 2 रेज टू 19 वहां से आएगा, इंटू x रेज टू 39। तो ये जो मिला ना, वो हमारे लिए है A39 है। सो A39 की जो वैल्यूज है वो कितनी होगी, पहले तो 19 फैक्टोरियल कट होगा, तो 20 इंटू 2 रेज टू 19 होगा, 20 इंटू 2 रेज टू 19। तो यहाँ पे जब इसको जस्ट यहाँ पे आप पुट कर लेते हैं इसको, एंड देन वी गेट डायरेक्ट आंसर। ओके, नाउ यहाँ पे A39 की जो वैल्यूज है वो हम पुट कर रहे हैं। मतलब अब देखो, ये 2 अगर सेपरेट ले लो, ये 2 की कितनी पावर हो जाएगी, सबको पहले तो 2 में कन्वर्ट कर लो, ये हो जाएगी 2, अभी है 2 की 40 पावर, एक कम हो जाएगी 2 की 39 पावर, माइनस 2 की 19 पावर, माइनस A39 की ये वैल्यू मिली मुझे, A39 की 20 इंटू 2 रेज टू 90, सो 20 इंटू 2 रेज टू 19। सब जगह पे दिख रहा है 2 रेज टू 19 कॉमन निकल रहा है, यस। यहाँ पे 2 रेज टू 20 रहेगा, माइनस 1 रहेगा, माइनस 20 रहेगा, मतलब 2 रेज टू 19, यहाँ से 2 रेज टू 20 माइनस 21, दैट्स इट। सो दिस इज योर आंसर। आई थिंक अगर आप चेक करने जाओगे तो ऑप्शन बी निकलेगा जो सही है, ठीक है। तो ये भी शायद इजी क्वेश्चन है, बट अगर आपने यहाँ पे एक चीज, ये चीज मिस आउट कर गए A39 लिखना, तो शायद वहां पे दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दैट्स इट, नाउ थैंक यू वेरी मच।